प्रीवियस लेक्चर्स के रेलेवेंट कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपके पास, ताकि हम फिर अपना लेक्चर स्टार्ट करें? ठीक है। अच्छा, मैं एक और काम ये करता हूँ कि जो मैंने आपको कहा ना कि मेरे पास कुछ एक बुक है, दैट इज 11 100 MCQs हैं पूरे मैथ स्टैट्स के दोनों, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। लेकिन उसको आप अपने तौर पे तो करेंगे, लेकिन मुझसे नहीं पूछेंगे राइट नाउ, अभी नहीं पूछेंगे। जब ये कोर्स हमारा कंप्लीट होगा उस वक्त मैं आपसे पूछूंगा, हाँ अब बताओ क्यों। देखिए, आप में किसी ने एफर्ट करनी है कि नहीं करनी, पढ़ने सीरियसली बैठना नहीं, क्वेश्चन 27 करा दें, 42 करा दें, 57 करा दें, 69 करा दें, नो। आपने कर लिया, आपने प्रिपरेशन पूरी की है, देन आप पूछेंगे तो मैं जरूर शेयर करूंगा। तो मैं आपको बुक दे दूंगा, आप अपने तौर पर करते रहें। उसमें कुछ थोड़ी सी मिस्टेक्स भी हैं, कोई बात नहीं, मैं नहीं इस वक्त डिस्कस करूंगा, वरना ये फिर मुश्किल हो जाना है कि एक साइड पर स्लाइड चल रही है, दूसरी साइड पर बुक भी आप आ गई है, वो आधा आधा घंटा उधर ही चले गया, लेक्चर चल नहीं रहा, तो ये मुश्किल है। इसलिए मैं बुक पहले देता नहीं होता ना, लेकिन अब मैं दे देता हूं, लेकिन साथ रिस्ट्रिक्शन है कि आप उस बुक से नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। आप करते रहे, लेकिन जब ये खत्म हो गए हमारे सब कुछ, देन मैं आपसे कहूंगा हाँ अब बताएं, चैप्टर 1 को रिवाइज करें, रिवीजन क्लासेस स्टार्ट ऐसे करेंगे हम। चैप्टर 1 स्टार्ट करें, रिवाइज करें, मेरे क्वेश्चन तो मैं सपोज करूंगा ना आप मुझसे साथ साथ पूछ रहे हैं, उस बुक के क्वेश्चन अब मैं आपको कहूंगा हाँ वो जरा 60 क्वेश्चन है वो भी करके देखें। हो सकता है आप कहें जी 40-45 तो हमने पहले कर लिए थे, हमें तो जरूरत नहीं है उसको आपसे समझने की। दैट्स गुड, 1-2-4 रह गए फिर समझा दूंगा, लेकिन अभी आपको शायद 60 के 60 ही ना समझ आ रहे हो, तो वो तो मुश्किल हो जाएगी ना, तो वो बुक में मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। और ये तो मैंने बहरहाल स्लाइड्स फॉरवर्ड की हैं। आज ही एक्चुअली नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट होना है, मेजर ऑफ वेरिएशन वाला, 3-4 स्लाइड्स के बाद, तो वो भी मैं दोनों चीजें फॉरवर्ड कर दूंगा। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट किया, हाउ टू फाइंड द एवरेज। एवरेज फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स, एएम, जीएम, एचएम, मीडियन एंड मोड, 5 हर मेथड का आपसे डिस्कस किया गया कि किन सिचुएशन में आपने कैलकुलेट करना है। मोड का देखें क्या था, क्वालिटेटिव डेटा हो तो इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचती, आंसर एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। जीएम में नेगेटिव और जीरो वैल्यू नहीं कैलकुलेट होता, हार्मोनिक मीन जीरो की वजह से नहीं कैलकुलेट होता। शायद हमारा ये जो पुराना दोस्त है ना मीन, हाँ ये ठीक है, जो नेगेटिव हो, जैसे टेम्परेचर नेगेटिव आते हैं, -7 डिग्री टेम्परेचर था किसी पर, किसी जगह -10 था, -20 था, -9 था, आंसर फाइंड किया मीन का, तो वो भी तो माइनस आ जाएगा ना, नो प्रॉब्लम, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अब इनमें रिलेशंस भी थे, याद है एएम, जीएम और एचएम में आपको रिलेशन पढ़ा चुका हूं मैं, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें। ये जो रिलेशंस थे, ये एएम, जीएम और एचएम के दरमियान थे कि जी उसका क्या क्या जो है वो रिलेशन था ना, तो ये वो रिलेशन थे कि जी वो उससे बड़ा ही होगा, बराबर हो सकता है अगर वैल्यू सारी आइडेंटिकल हो, और ये तीनों आपस में इस तरह से भी कनेक्टेड है। क्या एएम और एचएम का अगर स्क्वायर रूट ले लिया जाए, बिल्कुल आप आंसर वही गेट करेंगे जो कि अगर आप डेटा से ज्योमेट्रिक मीन लें। इसमें डेटे की शेप का कोई कंसर्न नहीं है, पढ़ी थी ना, सिमेट्रिक हो तो ये सिमेट्रिक भी हो सकता है, पॉजिटिव स्क्यू डेटा भी हो सकता है, नेगेटिव भी, लेकिन यहां पर कोई जिक्र नहीं है। इट मींस डेटा किसी किस्म का हो, चाहे सिमेट्रिक हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लेकिन रिलेशन यही होल्ड करते हैं। लेकिन जो दूसरा है हमारे पास रिलेशंस मीन, मीडियन, मोड के, वो डिपेंड अप करते हैं कि डेटा की शेप क्या है। अगर डेटा सिमेट्रिकल शेप में हो तो फिर ये तीनों के आंसर बराबर आएंगे, दोनों साइड पे पड़े। डेटा सेट था, मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट किया, तीनों ही आंसर बराबर आ गए। क्या मैसेज मिला? मैसेज मिला जी उसकी शेप जरूर सिमेट्रिक होगी। सेकंड, कि डेटा सिमेट्रिक है,
हम मीडियन मोड कैलकुलेट करने जा रहे हैं, क्या कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है? डेटे का मीन मीडियन मोड होगा क्या ये तो नहीं पता, लेकिन होंगे बराबर, बिल्कुल इंफॉर्मेशन है, तो रिलेशन हो गया ना। मीन मीडियन मोड इक्वल व्हेन द डेटा इज सिमेट्रिक। लेकिन अगर डेटा, ये मैंने सिमेट्रिक की एग्जांपल दी हुई है, सिमेट्रिक कर दो दोनों सेम, मीडियम मीडियम, ये उनकी लोकेशन होगी, बिल्कुल सेंटर में तीनों होंगे। मीन भी, जो फर्ज करें ये आंसर 50 है यहां पर, तो मीन भी 50, मीडियन भी 50, मोड भी 50। कब? जब डेटा सिमेट्रिकल हो। लेकिन अगर डेटे की शेप पॉजिटिव स्क्यूड हो तो लार्जेस्ट आंसर मीन का आएगा। अब रिवर्स मैसेज क्या है? एक डेटा था और हमने जब उसका मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करके देखा, या एग्जामिनर ने हमें दे दिया और आपसे पूछ लिया शेप, आपका नहीं डेटा दिया नहीं, ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, फिर ही शेप का पता चलेगा सिमेट्रिक पॉजिटिव के नेगेटिव। तो एक सेकंड वे भी आपको आ गया। मीन मीडियन मोड से भी डेटे की शेप पता चलती है। मीन मीडियन मोड के आंसर बराबर हैं, ड्रॉ किए बगैर, ग्राफ किए बगैर बता सकते हैं कि डेटा सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर मीन का आंसर सबसे ग्रेटर होगा देन मीडियन देन मोड, आंसर डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड होगा और शक्ल उसकी जो है वो इस किस्म की होगी। मीन चूंकि लार्जेस्ट है और हमें पता है जो भी वैल्यू हम, अगर ये नंबर लाइन है, जो जितनी वैल्यू राइट मोस्ट पर होगी उतनी वो बड़ी होगी, तो सबसे बड़ा मीन है। तो मीन आप समझ लें, अगर कोई आपको लोकेशन पूछे तो आप कहेंगे 3, अगर लोकेशन फर्ज करें यहां पर है तो आप कहेंगे यहां पर मीन ही होगा। फिर वो करता क्या एग्जामिनर, यहां ना वो मिस कर देता, ऊपर शेप बना देता है, कहता बताएं जो 3 लोकेशन आपको दी गई, यहां कौन होगा, यहां कौन, यहां कौन। अगर आप वैसे सोचे, आप कहेंगे डेटा ही नहीं है तो हमें क्या पता कि मीन किधर है। शेप तो देखे ना कैसी बन रही है, राइट टेल लेंथ ही है, पॉजिटिव स्क्यूड है, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू मीन होगी, और मीन जो होगा वो राइट मोस्ट, जितनी वैल्यू राइट पर और लिखी जाती है वो बड़ी होती है ना। जैसे जैसे हम लेफ्ट पे जाते हैं जीरो आएगा, फिर नेगेटिव आ जाता है। फिर चूंकि मीडियन आना है तो यहाँ सेकंड पोजीशन मीडियन की आएगी और थर्ड पोजीशन पे जाके मोड आएगा। कब? जब डेटा पॉजिटिव स्क्यूड हो। डेटा नेगेटिवली स्क्यूड हो, बिल्कुल इसके उलट, अब सबसे बड़ा मोड होगा। मीडियन सेंटर में दोनों जगह देखें आ रहा है, होना भी चाहिए। तो नेगेटिव स्क्यूड ये शेप है। अब देखें राइट मोस्ट पर मोड आ गया, देन मीडियन और देन मीन। पॉजिटिव स्क्यूड में राइट मोस्ट पे मीन आ गया, देन मीडियन एंड देन मोड। कब? जब डेटा सेट जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड हो, तो ये नेगेटिव स्क्यूड। तो इसका मतलब कि डेटे की शेप को डिस्कस करने का एक और मेथड भी हमारे हाथ आ गया कि जी हम मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे किसका आंसर लार्जेस्ट है, मीन का पॉजिटिव स्क्यूड, मोड का नेगेटिव स्क्यूड। ये नहीं हो सकता मीडियन का आंसर लार्जेस्ट है, पॉसिबल ही नहीं है। आपने कोई गलती कर ली है, वो सेंटर में होगी ना, तो वो कैसे आ सकती शुरू में? तो वो कोई आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है। तीनों के आंसर बराबर, सिमेट्रिक। ठीक है, अच्छा जी। एक ये तो रिलेशन था जिससे ये नहीं पता चलता मोड मीडियन से बड़ा तो है, कितना बड़ा कोई पता नहीं। अगर मैं आपको कह दूं कि नेगेटिव स्क्यूड डेटा है, मीडियन 50 है, मीन 40 है, मोड क्या होगा? आपने कहा ना 50 से ज्यादा बड़ा होगा ना मोड नेगेटिव स्क्यूड में। मोड ने मीडियन से बढ़ाना, मीडियन 50, पता नहीं कितना बड़ा, 51 हो सकता है, 151 हो सकता है, 750, 8000, कोई पता नहीं। लेकिन ये जो रिलेशन आपको दिया जा रहा है ये एग्जैक्ट है, इक्वल है ना। अब वो ग्रेटर देन या लेस देन वाली तो कोई बात ही नहीं है। ये तीनों इस तरह से भी रेलेवेंट है। ये जरूर आपकी हेल्प कर देगा कि अगर आपको मैं कोई 2 इंफॉर्मेशन बता दूं तो आप उसमें से तीसरी इंफॉर्मेशन जो है, बिल्कुल आप तीसरी इंफॉर्मेशन उसमें से कैलकुलेट करके और फिर बता सकते हैं कि ये क्या इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही। और वो क्या है? अगर डेटा स्क्यूड हो, देखिए सिमेट्रिक में तो डिसीजन हो गया ना, मीन इज इक्वल मीडियन इज इक्वल मोड, वो तो है ही एग्जैक्ट। वो तो ये नहीं कितना इक्वल, भी कितना इक्वल क्या इक्वल। लेकिन अगर डेटा स्क्यूड हो, आप कहेंगे स्क्यूड में तो 2 होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों के लिए बात हो रही है। इससे कोई कंसर्न नहीं है कि वो पॉजिटिव स्क्यूड है या वो नेगेटिव स्क्यूड है, डेटा स्क्यूड होना चाहिए। तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। ये एग्जैक्ट रिलेशन है, प्रूफ किया गया है
कि ये एग्जैक्ट रिलेशन इनमें आ रहा है क्या, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और ये भी याद रखें कि ये रिलेशन सिर्फ उस वक्त वैलिड है जब डेटा यूनी मॉडल हो। याद है यूनी मॉडल, ऐसा डेटा जिसमें सिर्फ एक मोड हो, क्योंकि मोड अगर एक से ज्यादा हो गए तो फिर कौन सा मोड यहां लगाना है, ठीक है ना। तो यूनी मॉडल ये उस वक्त ये होल्ड करेगा। अब आप एक छोटी सी एक्सरसाइज सॉल्व करके और मुझे बताएंगे कि आपने इसका क्या आंसर फाइंड किया। क्वेश्चन है डिस्कस शेप of data. Discuss shape of data if values of median and mode are 50 and 70 respectively. क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप डेटे की शेप बताएंगे, डिस्कस शेप ऑफ द डेटा, मुराद ये होती है सिमेट्रिक, पॉजिटिव के नेगेटिव। इफ वैल्यूज ऑफ मीडियन एंड मोड आर 50 एंड 70 रिस्पेक्टिवली, यानी कि मीडियन का आंसर 50 है, मोड का आंसर 70 है, और आपको बताना है कि इस डेटा सेट की शेप कैसी होगी। मीडियन मोड से पता चलता था ना शेप का जी। जी आपका क्या आंसर है दानिश? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर 80 आया। 80 आया। क्वेश्चन क्या था सर? 80 आया आंसर। नहीं आंसर आपका 80 आया। क्या एग्जाम में अगर आपको यही क्वेश्चन आते तो आप कहते 80 है, जबकि मैंने कहा डिस्कस द शेप, आपने तो शेप बतानी है। नेगेटिव सर, नेगेटिव स्क्यूड। नेगेटिव स्क्यूड आया। अच्छा, क्या रीजन है इसके नेगेटिव स्क्यूड की? किसका आंसर 80 आ रहा है? सर ये सर आ रहा है मीन का। मीन का आंसर। अच्छा, मीन का आंसर सबसे बड़ा आ रहा है, ऐसा ही है? नहीं, यस। मीन का आंसर 80 है ना, सबसे बड़ा यस मीन। सर। तो फिर अगर मीन सबसे बड़ा हो तो क्या होता है? देखिए पॉजिटिव। पॉजिटिव स्क्यूड होता है, पॉजिटिव स्क्यूड। एक्चुअली मैंने तो यहाँ पर कहीं नहीं कहा मीन फाइंड करना है, मैंने तो आपसे ये क्वेश्चन किया था डिस्कस द शेप ऑफ द डेटा। आप कहें जी डेटा की शेप का एक तरीका है ग्राफ ड्रॉ करना, डेटा नहीं है वो तो गया। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है
वो हमारे पास है कि आप मीन मीडियन मोड की वैल्यू डिटरमिन कर लें। क्वेश्चन कि जी मीडियन और मोड तो मालूम है, मीन नहीं मालूम, तो क्या कोई ऐसा तरीका है? तो बिल्कुल आपको बताया है अभी कि आप लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं मीन मीडियन मोड की वैल्यूज, ताकि हम कोई डिसीजन करने में हमें इजी रहे। और उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला पहले यूज करेंगे, लाइक दिस वन। ठीक, यहां से एक्चुअली आपको मीन की वैल्यू मिलेगी। और मेरा क्वेश्चन क्या था कि मीन जो है, मीडियन 50 है, मोड 70 है। मीडियन 50 है, मोड 70 है। सॉरी, मोड 70 साइड पर है। और आपको एक्चुअली मीन कंसर्न था, 2 टाइम्स मीन फाइंड करना कंसर्न था। 2 मीन इस साइड पर आ गया, 150 और ये -70। 2 मीन, इसमें से अगर आप 150 में से 70 माइनस करते हो तो 80, 2 से डिवाइड कर दिया तो 40। तो कैसे ये 80 है? ये तो 40 है। अब देखिए क्या सिचुएशन बनी। मीन 40, मीडियन 50, मोड 70। तो ये तो सबसे स्मॉल बना है, मोड सबसे लार्ज है। और अगर मोड सबसे लार्ज हो तो देन हम उसकी वैल्यू जो है वो डिटरमिन करके बता सकते हैं। मीडियन 50, मोड 70। तो मीडियन जो था वो 50 था, मोड जो था वो 70 था। 2 टाइम्स मीन, और मीन की वैल्यू अगर आप उस साइड पे ले जाएं 70, देन 150, 70 इधर आके नेगेटिव हो गया, देन आपके पास आंसर जो है वो 40 आ गया। जी आप क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा आंसर नेगेटिव स्क्यूड है। नेगेटिव स्क्यूड। तो मैं भी तो नेगेटिव स्क्यूड ही कह रहा हूं। उसने आंसर ना एक्चुअली 40 कैलकुलेट किया था, वो रॉन्ग था। ठीक है ना, उसने आंसर मुझे 80 बताया था, 80 आंसर नहीं है, 40 है। अब तरतीब देखें ना, 40, 50, 70। अब 70 सबसे बड़ा है और 70 क्या है? मोड है। अगर मोड सबसे बड़ा है तो फिर उसके मुताबिक जो हमारा जो ट्रू आंसर है, आप अगर मोड सबसे बड़ा आ रहा है तो फिर तो उसके मुताबिक जो है वो ये होना चाहिए, नेगेटिवली स्क्यूड। यस, द डेटा सेट इज नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक चैप्टर कंप्लीट हमने किया कि डेटे को समराइज करके बताना कैसे है, टेबल में कैसे बताना है, ग्राफ की मदद से कैसे बताना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली न्यूमेरिक सिंगल वैल्यूज की मदद से हमने डेटा सेट जो है वो किस तरह से हमने इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, तो अब जरा एक और छोटी सी एक्सरसाइज आप देखेंगे। मैं पहले आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन, सिचुएशन, और फिर हम उसको देखते हैं क्या है। और वो था कि ये अगर आप नोट करें, 2 डेटा सेट्स हैं। मैंने आप सामने इस वक्त 2 डेटा सेट नजर आ रहे हैं, डेटा सेट 1, डेटा सेट 2। डेटा सेट 1 की रीडिंग 49, 50 और 51 आ रही है। एक बैट्समैन है, 3 मैच खेले हैं, एक में उसका 59 रन स्कोर है, एक में 50 और एक में 51 है। सिमिलरली सेकंड डेटा 0, 50 और
100, दो डेटा सेट्स हैं। अगर आपको मैं ये कहूँ कौन सा बैट्समैन बेहतर है, तो आप क्या करते हो, कहते नहीं मीन निकाल लेते हैं। चलें ओके, डेटा का जरा मीन निकाल लें। फर्स्ट जो बैट्समैन है इसका मीन बनता है 50, दूसरे बैट्समैन का भी 50, क्योंकि उसका भी टोटल 150 है 3 मैचेस का, और उसका भी टोटल 150 है 3। 49, 50, 51, 150, 150 डिवाइडेड बाय 350। दोनों डेटा सेट के मीन तो एक जैसे, तो फिर बैट्समैन भी एक जैसे, लेकिन समरीज तो एक जैसी है, स्टोरी डिफरेंट है। कई दफा आप कोई कहानी पढ़ते हो, आप कहते हो यार समरी से तो यही लग रहा है कि ये दोनों चीजें कुछ एक ही तरह की हैं, ये एक ही किस्म की ये हैं, लेकिन कहानी जो है वो तो इंटायरली डिफरेंट आपको मैसेज मिल रहा है कि ये इंटायरली डिफरेंट स्टोरी समझ आ रही है। बाय कंपेयरिंग मीन बोथ डेटा सेट्स लुक सेम बट क्वाइट डिफरेंट। डिफरेंट कैसे हैं? इन टर्म्स ऑफ वेरिएबिलिटी among the values within each data। हाँ, ये बात ठीक है कि वैल्यूज में वेरिएबिलिटी बहुत है, वैल्यूज में वेरिएशन बहुत है, काफी वेरिएशन आ रही है। लाइक फर्ज करें किसी ने शिकायत की क्या आजकल वो पीएम पोर्टल पे, हाँ, जहाँ आपका प्राइम मिनिस्टर शिकायतें सुनता है, चलें कोई तो सुनता है ना, वहां पर शिकायतें आपकी लगाई जा रही हैं। शिकायत सुनी गई वहां पर कि जी वापडा वाले क्या करते हैं कि हमें 220 वोल्ट बिजली चाहिए होती है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को चलाने के लिए, तो वापडा वाले बड़ी गड़बड़ करते हैं, कभी ये वोल्ट ज्यादा दे देते हैं, कभी हमें वोल्ट कम दे देते हैं, तो ये तो बड़ा मसला है, हमारी चीजें जल जाती हैं। रिपोर्ट चले गई, पीएम ने कह दिया मिनिस्टर को, जो भी रेलेवेंट पर्सन था, कि जरा वापडा वालों से रिपोर्ट मंगाओ, लाहौर वालों से भी मंगाओ, फैसलाबाद वालों से भी मंगाओ। लाहौर वालों को कहा देखें जी आप जरा बताएं कि जून के महीने में आपने कितनी वोल्टेज जो है वो दी है लोगों को। अब जाहिर है कि रोजाना आप देखें ना तो वोल्टेज सेम तो नहीं आ रही होती, वो डिपेंड अपॉन वेदर कंडीशन और यूजेस, लोड, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। अब ये तो पॉसिबल नहीं था कि वो पूरी डिटेल बना के देते हैं। उन्होंने क्या किया, एवरेज वोल्टेज दे दी, मीन वोल्टेज कह दें कि जी मीन वोल्ट क्या थे। उन्होंने कहा जी हम 220 वोल्ट हमने एवरेज पे दिया है। 220 ही चाहिए होते हैं ना आपको इक्विपमेंट, वेरी गुड, ये तो भी ठीक ही है। ये लाहौर वालों से पूछा, फैसलाबाद वालों से पूछा, उसने भी कहा जी एवरेज तो हम भी 220 दे रहे हैं, तो मुतमिन हो गए, भी ठीक कर रहे हैं ना, एवरेज बता दी, डेटा क्या बताना किसी को। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो क्या जरा इसकी जरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन करें। ये तो समरी थी ना। उन्होंने कहा नहीं जी आप अपना डेटा भेजें, छोड़ दें इसको, ये हमें तो समरी में गड़बड़ नजर आ रही है। मैं सिर्फ 2 दिन की बात करता हूँ, सिर्फ 2 दिन की। उन्होंने कह दिया कि एक दिन हमारे वोल्टेज थे वो 210 थे, उस दिन कुछ इशू थे। एक दिन हम वोल्टेज जो दिए हमने वो 230 है, तो 220 तो हर एक दिन भी नहीं है, ऐसा ही है ना, एक दिन 10 यूनिट ज्यादा है। अब जब आप इनकी एवरेज करोगे, एवरेज क्योंकि 2 दिन की वोल्टेज है ना, एवरेज तो ये बन गई। ऑल दो स्टोरी डिफरेंट है, 210 230, एवरेज 220। उनको समझाया गया देखिए जी इतना बहुत तो फर्क हो, हाँ बात मान ली गई कि जी जब डिटेल भी देखी है तो समझ आ रही है 220 एक एक्यूरेट फिगर ही थी। फैसलाबाद वालों को पूछा, उन्होंने कह दिया जी एक दिन हमसे क्या हुआ है, बड़े कम वोल्टेज हो गए 180, ना बहुत पंखे स्लो चलते हैं। कहता जी वो कसर हमने अगले दिन पूरी कर दी, अगले दिन हमने 260 भेज दिए, ले बेड़ा गर्क कर दिया। 180 पर भी चीजें चलती है, लोग समझते हैं अच्छी बात है, वो V = IR होता है ना, वोल्टेज रेजिस्टेंस और एम्पेयर। गड़बड़ दोनों ही है, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज दोनों ही गड़बड़ करते हैं। यानी कोई बात नहीं, एवरेज तो ठीक ही दी है ना हमने, एवरेज तो ठीक दी है। अब देखें यहां पर हम उसकी बात को सही मानते हैं, चले कोई बात नहीं एवरेज 220 है तो ठीक ही है, तो यहां हम उसकी बात को कह रहे हैं कि नहीं यार एवरेज 220 का मतलब ये तो नहीं है कि तुमने बिल्कुल ठीक काम किया है, तो किस चीज का फिर फर्क आ गया, एवरेज का तो फर्क नहीं आ रहा।
फर्क आ रहा है वेरिएबिलिटी विद इन वैल्यूज का। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है जब हम सिर्फ एवरेज की बेस पे सिर्फ मीन निकाल के और डेटे को ना कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि देखें जी ये ऐसा ही है। अगर इस तरह बात है तो फिर इनकी बात भी माने। 180 और 260, एवरेज 220, बात फैसलाबाद वालों की ठीक। 230 210, एवरेज 220, तो बात उनकी भी ठीक। तो ऐसा नहीं है। तो फिर हमें क्या पढ़ना है? हमें नेक्स्ट टॉपिक ये भी पढ़ना है। अब अपने टॉपिक पे जाते हैं कि हमें क्या चीज साथ, मीन के साथ क्या पढ़ना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हो ना, वो आपको कहता है ये दवाई, लेकिन अकेली ये दवाई नहीं, ये कुछ नहीं करेगी, इससे आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो पूछते फिर क्या करें? इसके साथ ये दवाई लगाओगे, ये दवाई साथ खाओगे, फिर आपको सही बेनिफिट नजर आएगा। और अब हम कह रहे हैं कि आपको मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी पढ़ा दी और अब कहा जा रहा है कि ये एनफ नहीं है, तो आपको साथ वेरिएशन मेजर भी पढ़नी चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू मेजर वेरिएबिलिटी, जिसे वेरिएशन कह देते हैं, डिस्पर्शन, इंतशार, डिप्रेशन, स्प्रेड, फैलाव, कि जी कहां फैलाव ज्यादा है वैल्यूज का और कहां फैलाव कम है। तो एक अल्टरनेटिव नेम्स हैं, वेरिएशन, डिस्पर्शन एंड स्प्रेड। Although arithmetic mean is a concise method of presentation of statistical data, बड़ा बेहतर है कि आप एक सिंगल वैल्यू से देखें, सारा कुछ बता रहे हैं। Yet it is inadequate for several reasons. तो ये एनफ नहीं है। For example, it gives no indication of its reliability. वही बात कि जी वोल्टेज तो 220 हैं, अब ये क्या डेटा रिलायबल है? वोल्टेज तो नजर तो ठीक ही आ रहे हैं, लेकिन अगर वेरिएबिलिटी कम है तो फिर तो ठीक, लेकिन अगर वेरिएबिलिटी ज्यादा है तो ये अगेन रिलायबल नहीं। तो लेकिन मीन से नहीं हमें कतन आइडिया होता। मीन की डेफिनेशन देखें क्या है? वैल्यूज इन दिस डेटा सेट आर राउंड अबाउट दिस नंबर, इर्द गिर्द, राउंड अबाउट, आगे पीछे पता नहीं कितना राउंड अबाउट, यही गड़बड़ हो गई। हाँ, पहले में देखें वो 49, 50 और 51 में तो चले राउंड अबाउट वाली चीज ठीक ही नजर आती, 50 के राउंड अबाउट ही है ना। लेकिन दूसरे में तो वो ये वर्ड डेफिनेशन तो ऐसे करूंगा मीन की, राउंड अबाउट दिस नंबर, लेकिन एक 0, एक 50, एक 100, ये तो बड़ी गड़बड़ वाली चीज होगी ना। तो इसके लिए फिर हमें क्या पढ़ना है? इट इज पॉसिबल दैट एवरेज ऑफ टू डेटा सेट्स आर सेम, बट even then two data sets may be quite different. किस वजह से? with respect to variation among values within each data set. कि डेटा सेट मीन की वजह से तो वो आपको से देखिए बहुत सारी चीज हम कहते हैं ना वो दोनों शख्स एक जैसे ही हैं, तो किस वजह से एक जैसे हैं? बिहेवियर वाइज। अच्छा, हम समझ रहे थे कद, नहीं जी कद का तो बहुत फर्क है, वेट का भी बहुत फर्क है, इनकम का भी बहुत फर्क है, बिहेवियर उनका तकरीबन एक जैसा ही है। जिस तरह से वो पोलाइटली बोलता है या इस तरह से वो एक जैसा ही है। वो शख्स में कोई चीज एक जैसी नहीं है सिवाय कद के, तो सिमिलर तो हो गया विद रिस्पेक्ट टू हाइट। तो यहां पर भी वो बात कर रहे हैं, इट इज पॉसिबल दैट द एवरेज ऑफ टू डेटा सेट्स आर सेम, बट इवन दैट टू डेटा सेट में बी क्वाइट डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन अमंग द वैल्यू। और ये उसकी एग्जांपल कि मीन तो दोनों का सेम 50-50, बट क्वाइट डिफरेंट, व्हाई? बिकॉज ऑफ वेरिएबिलिटी विद इन इट्स वैल्यूज। बाय कंपेयरिंग मीन, बोथ डेटा सेट्स लुक सेम but quite different in terms of variability among values within each data. ये आपको अब एक्चुअली ये मोटिवेट किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ डेटे का मीन कैलकुलेट करना एनफ नहीं है, उससे आपको डेटे की ट्रू पिक्चर नजर नहीं आएगी और आपसे डिसीजन जो है वो इट मे बी क्वाइट रॉन्ग। तो क्या करें फिर? साथ वेरिएशन भी मेजर करके आप देखें कि कितनी स्प्रेड, कितनी वेरिएबिलिटी आ रही है। जितनी वेरिएबिलिटी या स्प्रेड कम होगी, वैल्यू कंसिस्टेंट होगी, वैल्यू क्लोज टू ईच अदर होगी, और जितनी उनमें स्प्रेड का आंसर, वेरिएशन का आंसर ज्यादा आएगा, वैल्यूज में डिस्पर्शन ज्यादा होगी, वैल्यूज में फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी, वेरिएबिलिटी ज्यादा आएगी, और हम समझ जाएंगे कि वैल्यूज में आल्दो उसका मीन तो ये आ रहा है, लेकिन हमारा बिलीव ये है कि ये वैल्यूज में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जो है वो फ्लक्चुएशन होती है। लेकिन आप मार्केट से कुछ चीज खरीदने जाते हैं, अगर आदमी आपको कहता है जी कि 500 रुपए की है, तो आप कहते हैं अच्छा यार 450 कर लो। आपको समझ होती है कि इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वही बात 500,
अगर कोई वो क्या पठान हो ना, आप कहते अच्छा 5 रुपए कर लो, क्योंकि आपको पता होता है कि इसने एक्चुअल प्राइस से बहुत फ्लक्चुएशन की हुई है, तो आपने डिसीजन किस बेस पे किया? फ्लक्चुएशन वेरिएबिलिटी की बेस पे। कि जी रिलायबल तो दोनों नहीं थे, लेकिन यहां पर हमें आइडिया हो रहा है कि ये बस ऐसी 30-40, जैसे फ्रूट वाले होते हैं ना, आप अगर कंटिन्यूसली या इस तरह की कोई बात करें तो आपको पता होता है यार इसने 15-20 रुपए ही कम ज्यादा करना है। पठान की बात हो, क्लीन बेच रहा हो, तो आपको पता होता है वो 3, या आपको भी आइडिया हो जाता है ना कि इतने गुना जो है वो आप कम ज्यादा जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो कर देंगे। तो देन वैल्यूज की वेरिएबिलिटी जो है वो किस तरह से आप लोग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, हैंड रेस सिर्फ उस वक्त जब मैं आपको कहूं, अदरवाइज नहीं। मैं आपसे पूछूं फिर ना, इस तरह पॉसिबल नहीं है। मेजर ऑफ वेरिएशन, dispersion or spread. Measures of variation measures the variation present among the values in a data set with a single number. सिंगल नंबर से आपने अब वेरिएशन बतानी है। जिस तरह से पूरे डेटा सेट में 10,000 वैल्यू था, मीन इज अ सिंगल नंबर टू एक्सप्लेन दैट डेटा, वेरिएशन भी सिंगल नंबर से। सो मेजर ऑफ वेरिएशन आर समरी मेजर, ये भी समरी है। किसकी समरी है? स्प्रेड ऑफ वैल्यूज की। क्यों? सिंगल नंबर से बस हमने स्प्रेड बता देनी है। वेरिएशन तो जाहिर है कोई वैल्यू, किसी में कम वेरिएशन है, किसी में ज्यादा है, किसी में बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने सिर्फ एक नंबर ही बताना वेरिएशन के लिए। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये सिंगल वैल्यू से आपको मेजर ऑफ वेरिएशन बताएगा। अब मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड की बात हो रही है। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी along with the measure of dispersion gives an adequate dispersion description of statistical data. डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना। आपने कहा हमारे हाथ आ गया था मीन, तो इसकी क्या जरूरत है? अभी बता दिया। मीन सिर्फ बता दोगे ना तो मिसलीडिंग। सिर्फ मीन से ही डेटा पूरी तरह डिस्क्राइब नहीं होगा। डॉक्टर कहता है ये सिर्फ ये मेडिसिन लोगे तो काम नहीं चलेगा, इसके साथ कॉम्बिनेशन में ये साथ खाओगे तो ये इफेक्टिव होगी, वरना इसका कोई फायदा नहीं है। हम भी यहां कह रहे हैं डेटे को अगर डिस्क्राइब करना है प्रॉपरली, ऑल्दो दैट्स अ वेरी गुड कि आप सिंगल वैल्यू जैसे एवरेज कहते हो उससे बताने की कोशिश की हमने, लेकिन साथ अब ये चीज समझ आई कि ये तो अनफ नहीं है जब तक आप डिस्पर्शन मेजर साथ नहीं बताएंगे। तो मेजर को डिस्पर्शन मेजर कैसे करना है? मेजर्स ऑफ वेरिएशन हम इनको दो कैटेगरीज में मेनली डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं एब्सोल्यूट मेजर्स और एक होते हैं रिलेटिव मेजर्स। कैटेगरीज, दो कैटेगरी कह दें। वेरिएशन मेजर करने के फार्मूले जो है उनको हम दो कैटेगरीज में हम करते हैं। एक को हम कहते हैं ये एब्सोल्यूट मेजर्स हैं और एक हम पढ़ते हैं ये रिलेटिव मेजर्स हैं। अब इनमें फर्क क्या है? एब्सोल्यूट मेजर्स फार्मूले क्या करते हैं? ज्यादा है ना फार्मूले। मेजर्स द डिस्पर्शन, इधर भी वही लिखा हुआ मेजर्स द डिस्पर्शन, ये बात तो दोनों जगह ठीक है। मेजर्स द डिस्पर्शन और उधर भी है मेजर्स द डिस्पर्शन। तो measures the dispersion, measures the dispersion यहां लिखा गया है in terms of same units as the units of the data, यानी कि इसका जो आंसर आएगा उसके यूनिट्स वही होंगे जो डेटा सेट्स के होंगे। अगर डेटा सेट के यूनिट केजी है, वेट है, तो आंसर भी केजी में ही आएगा। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में ही आएगा। और यहाँ क्या है? measures the dispersion independent of the units of measurement, unitless, इसके आंसर में कोई यूनिट नहीं आएंगे, ये यूनिट फ्री होगा, नो यूनिट। अब क्या जी इसका क्या मतलब है? इसका क्या कोई एडवांटेज है? यूनिट साथ आ गए तो फिर क्या हो गया, यूनिट नहीं आए तो फिर क्या हो गया? देखें, लेट्स सपोज हमारे पास एक डेटा सेट है वेट का, और वेट मैंने केजी में मेजर किया हुआ था। स्टूडेंट की हाइट भी ली हुई थी, हाइट फिट में मेजर थी। डेटा छोड़ दें क्या था, कुछ मेरे पास रीडिंग्स थी, लेकिन लास्ट पे मैंने कोई भी एब्सोल्यूट मेजर का फार्मूला लगा दिया। अभी आपसे फार्मूला नहीं शेयर किया, और फर्ज करें आंसर था 3 न्यूमेरिक और 7 यूनिट वही आने हैं जो ओरिजिनल डेटा के। यही मैं वर्ड वहां पर बोल रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ द सेम यूनिट एज द यूनिट्स ऑफ द ओरिजिनल डेटा। हाइट का भी मैंने वेरिएशन मेजर किया, वहां आंसर आ गया 1.5, लेकिन चूंकि वहां डेटा फीट में था या सेंटीमीटर्स में था, क्योंकि इतनी ज्यादा वेरिएशन तो नहीं ना हो सकती,
तो ये मैंने सेंटीमीटर में आंसर। अब बात में ये देखिए, इसका तो कोई तुक नहीं है कि आप कहें जी वेट का मीन ज्यादा है या हाइट का मीन ज्यादा है, तो नॉनसेंस है। ये जी वेट का ज्यादा मीन होगा कि हाइट का, उसका क्या करना। हाँ ये तो कह सकते हैं कि बॉयज का वेट की मीन ज्यादा था कि गर्ल्स का वेट मीन ज्यादा था, ये तो चले सेंसेबल है। लेकिन ये कहना कि जी वेट का मीन ज्यादा था, वेट के डेटे का मीन या हाइट के, हाँ ये चीज जरूर सेंसेबल ही है। वेरिएशन किसमें ज्यादा थी, हाइट वेट में वेरिएशन ज्यादा थी, इसका मतलब है कि स्टूडेंट का वजन जो है आपस में वो ज्यादा वेरी कर रहा था। कोई बहुत ज्यादा ओवरवेट थे, कुछ काफी ज्यादा लोग अंडरवेट थे, तो बहुत वेरिएशन आ रही थी। हाइट में इतनी नहीं थी, वो ऑलमोस्ट सबकी हाइट कुछ एक करीब करीब थी। तो वेरिएशन तो चले एक सेंस बनती है कि वेरिएशन कंपैरिजन तो कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं ना डॉलर की कीमत भी फ्लक्चुएट होती है, फलां करेंसी की भी फ्लक्चुएट होती है, तो किस में वेरिएशन ज्यादा, मीन कंपेयर करना तो वैसे ही नॉनसेंस है ना कि डॉलर का एवरेज रेट ज्यादा है कि ये, हाँ वेरिएशन हो सकती है भाई। फलां करेंसी जो है वो डेली बेसिस पे वैल्यू फ्लक्चुएट करती है लेकिन स्टेबल रहती है, उस करेंसी में खास इतनी बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आती, डॉलर में बहुत ज्यादा आती है। तो वेरिएशन कंपैरिजन भी हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि व्हेन वी वांट टू कंपेयर इट, वेरिएबिलिटी। अच्छा, अब दो डेटा सेट थे, एक हाइट का था एक वेट का था। अगर मैं आपको ये कहूं कि वेट के डेटा सेट में जो वेरिएशन मैंने मेजर किया विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल नंबर, वो आती है 3 kg, हाइट में आती है 1.5 सेंटीमीटर। किस में वेरिएबिलिटी ज्यादा है, वेट में या हाइट में? अगर मैं कहूं कि 1 kg बड़ा होता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर, ऐसा नहीं है। 3 kg बड़े हैं कि 1.5 सेंटीमीटर, ये कैसे कह रहे हैं? ये तो कंपेरेबल ही नहीं है। हाँ, मैं आपको कहूं कि अगर एक शख्स एक दिन में 3 रोटियां खाता है, हाँ, और वो 2 क्वेश्चन सॉल्व करता है, किसने काम ज्यादा किया है? ये तो नहीं कंपेरेबल ना। तो 1 सेंटीमीटर को आप 1 kg के साथ कैसे कंपेयर करके कहते हो जी kg बड़ा होता है, सेंटीमीटर जो है वो स्मॉल साइज होता है? वो तो सेम थिंग ही नहीं है। अब समझ आई कि अगर हम एब्सोल्यूट मेजर लगाएंगे, उसने साथ लगा दिया यूनिट। जहां तक तो बात है सिर्फ एक डेटा की वेरिएबिलिटी कंपेयर करना, एक डेटा की वेरिएबिलिटी मेजर करना, किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन में नहीं देखना कि कौन ज्यादा वेरिएबल है, वहां तक तो ये बात ठीक है। लेकिन जहां पर तक ये बात है कि जी दो डेटा सेट की वेरिएबिलिटी कंपेयर करना कंसर्न था कि किस डेटा सेट में वेरिएबिलिटी ज्यादा आ रही है, किस डेटा सेट में वेरिएबिलिटी कम आ रही है। अगर एब्सोल्यूट मेजर लगाओगे, साथ उसने लगा देने यूनिट, और 7 यूनिट लगा देने का मतलब है कि अब तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। अब जरा दूसरे रिलेटिव मेजर में जाके देखें, इसमें क्या होता है, ये यूनिटलेस आंसर आता है। यानी कि अगर आप इसके लिए कोई एब्सोल्यूट मेजर कैलकुलेट करोगे, एब्सोल्यूट वो थे रिलेटिव मेजर, उसमें आपको एक प्योर नंबर आंसर देना है 2, चाहे डेटा केजी में हो, इसने आपको आंसर देना 1.2, ये ज्यादा है, फिर आप कंपैरिजन कर सकते। तो देखते हैं इनके फार्मूले क्या हैं, क्यों इसके साथ यूनिट आपने नहीं लगाए, लगा देने थे, तो एब्सोल्यूट के साथ क्यों लगाए हुए हैं? तो फार्मूला तो मैंने आपको बताया ही नहीं है। जब फार्मूला लिखेंगे तो समझ आएगी कि बाकी एब्सोल्यूट के साथ यूनिट भी आने चाहिए और रिलेटिव के साथ यूनिट नहीं आने चाहिए। अब वो क्या क्या फार्मूले क्या थे या क्या हमने था एक्सप्लेन किया कि मेजर ऑफ वेरिएशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव। और याद रखें एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, ऊपर एक डेटा देता है, नीचे एक फार्मूले का नाम लिखता है सिर्फ और कहता है जिसके यूनिट बताएं, तो आपने देखना है कि ये एब्सोल्यूट का फार्मूला है या रिलेटिव का, भी बता देते हैं ना। अगर तो वो एब्सोल्यूट में से है तो आप कहेंगे ओरिजिनल डेटा चूंकि उसने दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो इसका भी सेंटीमीटर ही आएगा। लेकिन जिस फार्मूले का उसने आपसे पूछा हुआ है वो अगर रिलेटिव में से है तो फिर आप कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स हैं, इनके कोई यूनिट्स नहीं आएंगे। अब कौन कौन से एब्सोल्यूट मेजर्स हैं, तो पहले तो मैं आपसे एब्सोल्यूट मेजर्स डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से एब्सोल्यूट मेजर्स, फिर रिलेटिव की बारी आएगी। 4 है, जिस तरह से मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी 5 थी, यहां कुछ एब्सोल्यूट मेजर्स होंगे 4, और फिर इसी तरह से 4 उसके जो है वो रिलेटिव मेजर्स भी आएंगे। क्या करें अब भाई, क्या कहता है जी इतने फार्मूले हमें आने चाहिए, याद होने चाहिए, हम याद करेंगे।
पहला जो वेरिएशन मेजर का फार्मूला है वो है रेंज। अब क्या डेफिनेशन है रेंज? द रेंज ऑफ अ डेटा सेट इज द डिफरेंस between the largest and smallest data values. That's all. कहता जी कोई भी डेटा सेट हो, मुख्तलिफ वैल्यूज होंगी, आपने वेरिएशन मेजर करनी है तो क्या करें, सबसे बड़ी वैल्यू ले लें, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लें और फिर बता दें कि डेटा सेट में इतनी रेंज है, यानी कि वेरिएशन। एक्स डेटा लार्जेस्ट वैल्यू, एक्स डेटा स्मॉलेस्ट वैल्यू, लाइक दिस वन। द फॉलोइंग डेटा सेट represents the plant height in centimeter for two varieties of wheat. Pak 81 ये उस वैरायटी का नाम है, जैसे होता है ना ब्रांड होता है या गाड़ी का मॉडल होता है। ये जो वीट की होते हैं, हम तो खैर हर एक को गंदम ही समझते हैं, लेकिन गंदम में भी तो होता है ना, ये बड़ी मजे की है, ये इस तरह की है, तो इसमें भी वैरायटीज होती है ना। एक है पाक 81 और एक वैरायटी का नाम है लू 26। मुख्तलिफ तरीकों से ये नाम रखते हैं। पाक 81 के जो प्लांट्स थे उनकी हाइट आ रही है 80 सेंटीमीटर, 82 सेंटीमीटर एंड सो ऑन 90 सेंटीमीटर। जो दूसरे लू 26 वैरायटी है उसके नाम आ रहे हैं 50 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। रेंज कैलकुलेट की पाक 81, हाईएस्ट रीडिंग थी 90, स्मॉलेस्ट 80, 10 7 सेंटीमीटर इसलिए लगना जरूरी है। ये 90 के यूनिट क्या है, 90 ये क्या किलोमीटर में है, ये 90 जो है सेंटीमीटर में। तो 90 सेंटीमीटर माइनस 80, 90 माइनस 80 तो 10 होता है, सेंटीमीटर माइनस सेंटीमीटर, द आंसर विल बी सेंटीमीटर, तो आंसर तो जरूर आएंगे। लू 26 90 हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट 50 और आंसर 40। अब जरा कंपेयर करके बताया तो ये कहा सिंपल मेथड से लू 26 के जो प्लांट्स हैं उनमें बहुत वेरिएशन आ रही है, 40 सेंटीमीटर तक आ रही है। पहले तो इसे बात को समझना है, किसी भी रेंज का जो आंसर होता है वो वेरिएबिलिटी बताता है, नंबर तो वो सिंगल ही बताता है, लेकिन नोट करें इसमें तो 10 की वेरिएबिलिटी नहीं है, 2 की वेरिएशन है। इसमें तो 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो 10 का है। फिर इसको भी तो कंपेयर करें आपस में, हाँ इनमें 3 जरूर है, इसके साथ भी कंपेयर, ये तो फिर बहुत ज्यादा नहीं लिस्ट बन जाएगी कि जी फला के साथ इतना वेरी कर रहा है, इतना वेरी कर रहा है, इतना वेरी कर रहा है। तो मैंने नेटशल ये बता दिया, रेंज 10 का मतलब है किसी भी 2 वैल्यूज की वेरिएबिलिटी इस डेटा सेट में 10 cm से ज्यादा नहीं है वेरिएबिलिटी। तो एक आपको आइडिया दिया जा रहा है, no 2 plants can vary in height more than 10। तो ये समझ लें, लिखा नहीं हुआ कहा मैक्सिमम, लेकिन समझना हमें, या इसका मतलब ये है ये मैक्सिमम वेरिएबिलिटी बस मैंने बता दी, छोड़ दें इसको। अब क्या है कि बाकियों को क्या है, मैंने कहा जी ज्यादा से ज्यादा 2 प्लांट जो आपस में वेरी कर सकते हैं वो 10 हैं, 10 से ज्यादा नहीं है, तो बात तो ठीक है। लू 26 में वेरिएबिलिटी 40 तक है, लेकिन एक चीज नोट करें, ये कोई खास वेरिएशन तो नहीं है, उसी तरह की है जिस तरह से इनमें है, 2-2 4-4 सेंटीमीटर के तो फर्क है। हाँ ये जरूर है कि इसने सारी गड़बड़ कर दी, वो 40 इसी वजह से आ रहा है, ये देखें, और यही रेंज का ड्रॉप है। एक तो आपको रेंज की डेफिनेशन आनी चाहिए, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलर, स्मॉलेस्ट वैल्यू। दूसरा आपको रेंज का आंसर आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। रेंज के आंसर का मतलब है कि डेटा में जो वेरिएबिलिटी है मुख्तलिफ वैल्यूज में है, सबसे बड़ी जो वेरिएबिलिटी आ रही है वो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है। यही रेंज के 2 ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज। क्या? इग्नोर द इंटरमीडिएट ऑब्जर्वेशन। फर्ज करें ये एक डेटा सेट है, एक इस डॉट का मतलब एक वैल्यू 7 है, एक 8 है, एक 9 है और एक 12 है। लाइक यहाँ पर एक वैल्यू 7 है, एक 10 है, एक 11 है और 3 वैल्यू मैंने हीप लगाया हुआ है और वो 12 है। इस डेटे की रेंज करें तो पता तो चल गया, मैक्सिमम 12 है, मिनिमम 7 है, तो 5 आ गए, इसकी रेंज 5 आ गई। आप कहें जी रेंज वेरिएशन बताती है, वेरिएशन, बात ये नहीं है कि ये गलत है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें कि जो पहला डेटा है उसमें ना वैल्यू बड़ी इवनली चल रही हैं, बड़ी स्मूथ वेरिएशन है तो सही, यहां तो कुछ है ही नहीं, यहां बस इधर है या आखिर पे, दरमियान में तो बहुत कम है। तो फिर आंसर में तो क्या किया,
रेंज ने तो बस पहली वैल्यू उठानी है, लास्ट उठानी है, ये पूछना ही नहीं है दरमियान में क्या हो रहा है, जबकि इधर तो बड़ी बड़ी स्मूथ वेरिएशन थी। फिर इधर से भी उसने ये बस पहली पकड़ी और आखिरी ले ली, और यही इसका ड्रॉबैक है। क्या? इट इग्नोर्स द इंटरमीडिएट ऑब्जर्वेशन, दरमियान की ऑब्जर्वेशन छोड़ जाता है, बस पहली एक आखिरी एक, दो वैल्यू उठाता, चाहे 20,000 वैल्यू क्यों ना हो, वो कहता छोड़ दें, 18,998 वैल्यू छोड़, 19,998 छोड़ जाता है, दो वैल्यू उठा के कहता बता दिया आपको। ऑल्दो दैट्स अ वेरी गुड, लेकिन ड्रॉबैक भी तो है ना, दरमियान में क्या हुआ कोई पता नहीं चल रहा। जैसे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं ना, पहली जरा स्टेटमेंट होती है ना तो वो बड़ी इंटेलेक्चुअल लिखते हैं, टीचर कहता है वेरी गुड, ये तो बड़ा लाइक नजर आता है, पर दूसरी तीसरी चौथी लाइन में समझ आ जाती है। और जब पहली लाइन लिखी हुई होती है वो आखिर में फिर लिख देते हैं, वो कहते हैं दुआ मांगते हैं बस एग्जामिनर पहली पढ़े और आखिरी पढ़े, बस बहुत दरमियान में ना देखे क्या है, वरना वो तो सारा क्या होता है पूल खुल जाएगा, ठीक है ना। और इस सेंस में हम क्लेम करते हैं कि ये टोटली ऑब्जर्वेशंस को इग्नोर कर देता है। पहला ड्रॉबैक, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा आउटलायर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लार्ज, यहां तो मुझे कोई नजर नहीं आया, तो रेंज कैलकुलेट की 5 - 1 4 की, यहां पर बाकी वैल्यू तो वही चल रही थी, बिल्कुल वही, सिर्फ एक वैल्यू 15 की बजाय 120, कितनी वेरिएशन चली गई? 119। अगर एक में बताऊं, एक डेटा में 4 तक वेरिएशन जा सकती है, एक में 119 तक जा सकती है। हमने कहा ओह ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, लेकिन अगर टेक्निकली देखा तो स्वाय एक वैल्यू के तो उसमें चेंज ही नहीं है, क्या करें अब, रेंज तो यही काम करेगा। तो रेंज के दो ड्रॉबैक्स, क्या? इग्नोर द इंटरमीडिएट ऑब्जर्वेशन, दरमियान वाली ऑब्जर्वेशन को पूछता नहीं, बस पहली और आखिरी से कहता तुम बताओ। सेंसिटिव टू आउटलायर्स, affected by the outliers, provide the crude answer, rough, misleading whenever there is an outlier. दो ड्रॉबैक, although ये बड़ा इफेक्टिव वे है, लोग यूज करते हैं, बता कल नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा कि इसका यूज कहाँ लोग प्रैक्टिकली कर रहे हैं। अगर ये ना होता तो बहुत गड़बड़ होनी थी। आप कहें अभी तो आपने कहा था कि इसके खामियां भी हैं, कोई खामियां अगर होती और इतनी बुरी ये खामियां होती तो हम इसको किताबों से निकाल ना देते, कह देते इसमें तो खामियां ही खामियां है तो उसको रखा क्यों है। देखेंगे इसकी यही खामी इसकी खूबी भी है, ठीक, दैट्स ऑल। अगर आपने कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो अब पूछें, एनीवन। जी अब्दुर्रहमान, नहीं तो आपके हाथ में मुझे लगता है वैसे ही रेज हो जाते हैं, चलें दैट्स ओके। अली रजा, जी अली रजा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैथ के और स्टार्ट के सर पिछले लेक्चर्स अपलोड नहीं हुए, बस उसी का बोलना था। उसी का बोलना था। बच्चे जी मैं सर। आपको बता दूं ना कि मुझे एक्चुअली ना ये पता ही नहीं होता कि क्या ये कौन कर रहा है। मैं बहरहाल कॉलेज वालों को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आपके लेक्चर्स जो है ना वो कहीं अपलोड नहीं है। लेकिन ना आप मुझसे ज्यादा ना जो आपके कॉलेज का नंबर है ना, मैम शाजिया और कयूम साहब और अली रजा, ये तीन है, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि रिकॉर्डिंग जो है वो कहाँ जाती है। बस मुझे इतना पता जी रिकॉर्ड होते हैं, वो किस जगह जाते हैं और फिर आगे कॉलेज उनको कैसे ट्रांसफर करता है, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। मैं बहरहाल आपका मैसेज जरूर कन्वे कर दूंगा कि वो रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड। जी मरियम, नो वन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने रिलेशनशिप बिटवीन एम जीएम एंड एचएम के बारे में पूछना था। इसमें नोट्स में आपने एग्जांपल दी हुई है 23, इसके बारे में। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ 23 तो एग्जांपल में? सर मैंने ना इसे सॉल्व किया है, तो मेरी कैलकुलेशन और आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन आंसर हमारे सेम आ रहे हैं, आपके नोट्स वाले और चलें मैं कल कल मैं देखता हूँ कि क्या आप कह रहे हैं, ठीक है ना, कल मैं आप, यस सर। हाँ कल मैं चेक करके ना फिर आपसे मैं बात, चलें जी ठीक है। कल फिर 23rd एग्जाम्पल को देखेंगे कि उसमें क्या है।